हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 82। इससे पहले हम सीरीज़ 81 तक काफ़ी प्रश्नों को उनके उत्तर सहित डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन 100 वर्ड्स 10 मार्कर प्रश्नों को उनके उत्तर सहित डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जिसने भी सीरीज़ 81 तक नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। आपको वहाँ पर सारे क्वेश्चन उनके आंसर सहित मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव के कार्यों व सीमाओं की विवेचना करनी है। मुख्य सचिव जो है उसके कार्य बताने हैं, साथ ही उसकी सीमाओं की विवेचना करनी है। तो सबसे पहले कार्य हो गया मुख्य सचिव। इस उत्तर को प्रेजेंट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इस उत्तर में आप डायग्राम बना के या फिर किसी भी तरीके से पॉइंट्स बनाकर, बुलेट पॉइंट्स बनाकर सारे पॉइंट्स जो भी मुख्य सचिव के कार्य हैं और सीमाएं हैं सबको जरूर लिखें। एक भी कार्य स्किप ना करें। जितने ज़्यादा कार्य आप लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो सभी कार्यों को लिखें, चाहे डायग्राम बना के चाहे पॉइंट्स बना के। ओके, तो सबसे पहला कार्य जो है वो सीएम के सलाहकार के रूप में, मुख्य सचिव सीएम के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। जैसे प्रधान सलाहकार प्रशासन व नीतिगत मुद्दों पर परामर्श देता है। मंत्रियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की प्रशासनिक अड़चनों पर मुख्यमंत्री को जानकारी भी देता है। सचिव और मुख्यमंत्री के बीच की क्या होता है, ये कड़ी भी होता है। तो चार कार्य में कौन कौन से? प्रधान सलाहकार के रूप में प्रशासन व नीतिगत मुद्दों पर परामर्श देता है, यानी सलाह देता है। मंत्री जो भी प्रस्ताव भेजते हैं तो उसकी जितनी भी प्रशासनिक अड़चनें आती है उसकी मुख्यमंत्री को जानकारी देता है कि प्रशासनिक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी जिसके प्रस्ताव है जो वो इनके उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है पास होने में, तो उसकी सभी जानकारी मंत्री को देता है। सचिव और मुख्यमंत्रियों के बीच की कड़ी मुख्य सचिव ही होता है। ओके, ये तो हो गए सीएम के सलाहकार के रूप में कार्य। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सचिव के रूप में। अब मुख्य सचिव मंत्रिमंडलीय सचिव के रूप में कार्य करता है। तो हो गया पहला, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। एक तो सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। यानी सचिवालय के जितने भी कार्य होते हैं वो मुख्य सचिव की देखरेख में ही किए जाते हैं। मंत्रिमंडल समितियों की बैठकों में भाग लेना। जितनी भी मंत्रिमंडल समितियां होती है उनकी बैठकों में भाग लेता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करवाना। मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी कार्यसूची तैयार करना। बैठक की कार्यवाही जो होती है उसका रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड तैयार करवाना कि कार्यवाही जो है उसको आगे के लिए सेव रखना। बैठक के निर्णयों को क्रियान्वित करना। बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं, जिन भी निर्णयों पर काम करना है उनको क्रियान्वित करना। ये सभी उनके मंत्रिमंडलीय सचिव के रूप में कार्य हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोक सेवा प्रमुख के रूप में, अब हम बात करें मुख्य सचिव का लोक सेवा प्रमुख के रूप में क्या कार्य है। राज्य लोक सेवा का मुखिया होता है। राज्य लोक सेवा का मुखिया होता है। सबसे अगर हम देखें लोक सेवाओं का प्रमुख जो है वो लोक सेवक प्रमुख होता है, मुख्य सचिव होता है। लोक सेवकों की नियुक्ति, लोक सेवकों की चाहे नियुक्ति हो, उनका स्थानांतरण हो, पदोन्नति हो, इसे जुड़े जितने भी मामले होता है वो मुख्य सचिव ही देखता है। लोक सेवा का मनोबल बनाए रखना। जब भी लोक सेवा का जो बल है उसमें जब भी मनोबल की कमी पाई जाती है या मनोबल कम हो जाता है तो मुख्य सचिव जो है उनमें मनोबल बनाए रखता है, उनको मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है मुख्य प्रमुख समन्वयक के रूप में। मुख्य या प्रमुख समन्वयक के रूप में ये कोऑर्डिनेटर एक समन्वयक के रूप में भी कार्य करता है। समन्वयक के रूप में कैसे कार्य करता है? राज्य प्रशासन का प्रमुख मुख्य समन्वयक होता है, क्योंकि जितने भी रिलेटेड कोई भी विभाग देख लो या प्रशासन से रिलेटेड जितने भी मंत्री या फिर जितने भी सचिव या जितने भी विभाग सब जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी में जो है समन्वयक का ये कार्य करता है। अंतर्विभागीय समिति को समन्वयक होता है। अंतर्विभागीय जितनी भी समितियां होती हैं उनमें ये कोऑर्डिनेटर होता है। केंद्र व राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करता है। जिला कलेक्टर व अन्य विभागीय सचिवों से समन्वय स्थापित करता है। इस तरह एक समन्वयकर्ता की भूमिका इसमें पाई जाती है। फिर है कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में। अब मुख्य सचिव कुछ विभाग होते हैं उनका प्रमुख मुखिया जो है वो ये होता है। जैसे सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख, प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रमुख, नियोजन विभाग का प्रमुख। अब ये मेंस के लिए तो है ही, आप प्री के हिसाब से भी इनको देख सकते हैं कि मुख्य सचिव जो है किस विभाग का प्रमुख होता है। सामान्य प्रशासन विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, नियोजन विभाग, ठीक है। फिर है संकटकालिक प्रशासक के रूप में।
संकटकालिक प्रशासक के रूप में जैसे कोई भी आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, कोई भी सांप्रदायिक दंगे हो गई या फिर कोई भी लॉ ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, तो उनमें भी भूमिका इसकी देखी जाती है। राहत कार्यों में लगे अधिकारियों का मार्गदर्शन करना। राहत कार्य में लगे हुए अधिकारी हैं जितने भी, उनको ये मार्गदर्शन प्रदान करता है। संकट काल में गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्ययन। अगर कोई भी संकट काल आया है, जैसे बाढ़, सूखा, सांप्रदायिक दंगे हो गई, आपदा हो गई या और भी कोई कैलिमिटी हो गई, तो उसमें ये क्या करता है, उच्च स्तरीय जो समिति होती है उसका अध्ययन भी करता है। उस पर एक समिति अगर बिठाई गई है तो उस समिति का अध्ययन भी करता है। प्रमुख प्रशासक होता है संकट काल में, ये प्रमुख प्रशासक होता है। अब अन्य कार्य व भूमिका देखते हैं। CS अवशिष्ट वसीयतदार, रेजिडेंशियल लेगेट होता है। जो मुख्य सचिव होता है वो क्या होता है, अवशिष्ट वसीयतदार। ठीक है। क्षेत्रीय परिषदों में क्रमानुसार सचिव होता है। ये सचिवालय को नियंत्रित व निर्देशित करता है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। कानून व नियोजन मामले में देखना, कानून व नियोजन के जितने भी मामले होते हैं वो ये देखता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान इसकी क्या भूमिका होगी, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल का मुख्य सलाहकार बन जाएगा ये। ठीक है। पहले क्या CM का है, तो ये यहाँ पर तब CM तो हट जाता है, तो राज्यपाल जो है वो राज्यपाल का जो है मुख्य सलाहकार CS बन जाता है। राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी मुख्य सचिव होता है। तो सारे कार्य जो हैं हमने देखे, ये सारे कार्य आपको याद करने हैं। लिख के याद करें, रट के याद करें या कैसे भी याद करें, समझ के याद करें, ये आप पर है कि आपको किस तरह से याद करने हैं। कार्य सारे आपको याद करने हैं। अगर आपको और भी कोई कार्य ध्यान है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सीमाएं। सीमाएं जैसे पद का एक तो राजनीतिकरण हो गया है। राजनीति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि जिस सत्ता की पार्टी होती है उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। मुख्यमंत्री के इशारों पर जो है ये कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं इस पद का राजनीतिकरण हो रहा है। कार्यकाल स्थायित्व का अभाव, अब इसमें कोई कार्यकाल नहीं है। अगर CM को या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी को CM वो मुख्य सचिव के कार्य में जो है वो समानता नहीं पाई जाती है, कार्य अच्छा नहीं लगता, तो उसकी जगह दूसरा मुख्य सचिव लाया जा सकता है। तो कार्यकाल का स्थायित्व इसमें नहीं होता। अत्यधिक कार्यबोझ का अत्यधिक दबाव भी है। मुख्यमंत्री के कार्यों की राजनीतिक प्रकृति व उद्देश्य, अब मुख्यमंत्री के कार्य क्या है, उसकी राजनीतिक प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका प्रभाव भी जो है इस पद पर पड़ता है। सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण होने के कारण मुख्य सचिव जो है वो दबाव में रहता है और दबाव सहित ही कार्य करता है, तो दबाव स्वतंत्र होकर कार्य जो है वो नहीं कर पाता है, तो सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण भी पाया जाता है। तो इस तरह से हमने मुख्य सचिव के कार्य, उनकी सीमाएं देखी। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण विधायी नियंत्रण का पूरक है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण विधायी नियंत्रण का पूरक है। ठीक है। न्यायिक नियंत्रण को विधायी नियंत्रण का पूरक बताना है, तो उस तरह से हम आंसर को लिखेंगे। तो प्रश्न जो पूछा गया है उसकी प्रकृति के अनुसार उत्तर देना है। पूरक यहाँ पर पूछ रहा है, ओके, तो उस हिसाब से हम उत्तर देंगे। किस तरह से देंगे? प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण विधायिका द्वारा प्रतिपादित संविधान की मूल भावना के बाहर के आदेशों की न्यायिक समीक्षा करता है। ठीक है। विधायिका द्वारा प्रतिपादित जितने भी संविधान की मूल भावना के बाहर के आदेश जो होते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा करता है। विधायिका द्वारा प्रतिपादित अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर प्रशासनिक कार्यों को हस्तक्षेप कर न्यायालयीय आदेश द्वारा समायोजित करता है। अगर हम बात करें कि विधायिका ने कोई भी कानून या कोई भी प्रतिपादित संविधान की मूल भावना के बाहर कोई आदेश है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा क्या करता है? न्यायालय करता है। विधायिका द्वारा प्रतिपादित कोई भी अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर कोई भी प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर न्यायालय आदेश द्वारा समायोजित करता है। अगर किसी भी प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर दिया जो कि विधायिका द्वारा प्रतिपादित है लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो न्यायालय का आदेश देगा जिसमें क्या होगा? समायोजन किया जाएगा। ओके। विधायिका द्वारा निर्धारित प्रशासनिक पद का प्रशासकों द्वारा अनुचित प्रयोग की समीक्षा न्यायिक नियंत्रण द्वारा होती है। अगर विधायिका द्वारा कोई भी निर्धारित प्रशासनिक पद है, उसको प्रशासकों द्वारा अगर कोई अनुचित प्रयोग किया गया है तो उसकी समीक्षा की जाती है और न्यायिक नियंत्रण द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। यह प्रशासन को विधायिका के मंतव्य अनुसार चलने में सहायक होता है। फिर है प्रशासनिक कार्यों व निर्णयों में रही विधायिक त्रुटि का समाधान कर विधायिका के आदर्शों की स्थापना करता है। अगर कोई भी प्रशासनिक कार्य और निर्णयों में विधायिक त्रुटि होती है तो उसका समाधान किया जाता है और फिर विधायिका के आदर्शों को स्थापना की जाती है।
विधायिका द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रशासनिक कार्यों के संचालन को सुनिश्चित करता है। विधायिका द्वारा निर्धारित कोई भी प्रक्रिया के अनुसार प्रशासनिक कार्य होते हैं उसके संचालन को भी न्यायिक जो तंत्र है वो सुनिश्चित करता है। फिर है अनुच्छेद 142 के अनुसार लोक महत्व के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कोई डिक्री पारित करने पर उसका विधायिका द्वारा प्रतिपादित कानून के समान ही महत्व होता है। अगर आर्टिकल 142 है उसके अनुसार अगर कोई भी लोक महत्व के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कोई डिक्री अगर पारित हो जाती है तो उस पर विधायिका द्वारा विधायिका ने अगर कोई कानून प्रतिपादित किया गया तो दोनों का जो है इक्वल महत्व है। यह विधायिका के असमंजस वाली स्थिति में न्यायपालिका को प्रशासनिक मशीनरी को मार्गदर्शित करने का साधन है। अगर विधायिका कोई भी स्थिति में असमंजस रखती है तो न्यायपालिका क्या करती है, प्रशासनिक मशीनरी को मार्गदर्शित करती है और उसको समाधान देती है। जैसे पर्यावरण संरक्षण हेतु पराली जलाने पर रोका, और इसी का एग्जाम्पल हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण के ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पराली जो किसानों द्वारा जो पराली जलाई जाती थी उसको रोका गया था। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति न्यायपालिका से विधायी निर्णय पर राय मांग सकता है। आर्टिकल 143 में है कि राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका से कोई भी विधायी निर्णय है उस पर राय मांग सकता है। यह विधायिका के मंतव्य को न्यायपालिका द्वारा दिया गया विस्तार होता है। तो ये सब क्या है, विधायिका के जो जितने भी है वो विस्तार दिया गया है। जैसे कि प्रश्न बोल रहा है कि विधायिक नियंत्रण के विधि, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। इस सभी एग्जाम्पल से हमें शो हो रहा है, जितने भी पॉइंट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि न्यायिक नियंत्रण विधायी नियंत्रण का पूरक है। फिर है न्यायपालिका जनहित याचिका PIL व न्यायिक सक्रियता द्वारा विधायिका को महत्वपूर्ण निर्देश देती है। कोई भी लोक महत्व से रिलेटेड हो या कोई भी पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड मुद्दा हो उस पर जनहित के द्वारा या न्यायिक सक्रियता के द्वारा विधायकों को महत्वपूर्ण निर्देश भी न्यायपालिका देती है। विधायिका द्वारा पारित ऐसे कानून जो वर्तमान सामाजिक व राष्ट्रीय परिदृश्य के विपरीत होते हैं को न्यायपालिका आदेश द्वारा रद्द कर सकती है। विधायिका ने ऐसा कानून पारित कर दिया है जो वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में या राष्ट्रीय परिदृश्य के विपरीत है या अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो न्यायपालिका एक आदेश देती है। उस आदेश के द्वारा इसको रद्द भी कर सकती है। जैसे IPC की धारा 377, पहले 377 को क्या किया गया था, वैध किया गया था, फिर उसको बाद में रद्द भी किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के सिद्धांतों के विकास में हेनरी फेयोल व टेलर के विचारों में विभेद व समानता को रेखांकित कीजिए। लोक प्रशासन में हमें क्या करना है, हेनरी फेयोल और टेलर के विचारों में विभेद और समानता दोनों को रेखांकित करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, समानताएं देख लेते हैं। समानताएं क्या क्या हैं दोनों में, हेनरी फेयोल और टेलर में। दोनों ने संगठन के सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज व निर्माण का प्रयास किया है। दोनों ने क्या किया है, संगठन के सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज की और उनका निर्माण, उसका प्रयास किया। निजी व लोक प्रशासन में कोई भेद नहीं माना है। वैज्ञानिक कार्य विधियों व प्रबंध सिद्धांतों को सिखाने व शिक्षण प्रशिक्षण पर बल दिया। दोनों ने एक तो सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज व निर्माण पर प्रयास किया। निजी व लोक प्रशासन में कोई भेद नहीं माना, निजी और लोक प्रशासन को एक ही माना। वैज्ञानिक कार्य विधियों व प्रबंध सिद्धांतों को सिखाने व शिक्षण प्रशिक्षण पर बल दिया। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों को सिखाना और शिक्षण प्रशिक्षण, दोनों के सिद्धांत सेवा अनुभवों पर आधारित। दोनों के सिद्धांत किस पर आधारित है, सेवा अनुभवों पर। फिर अगर हम विभेद की बात करते हैं तो विभेद में सबसे पहले टेलर देखते हैं। टेलर ने संगठन के निचले स्तर या कारखाना स्तर के सिद्धांत दिए हैं। टेलर ने संगठन का जितना भी निचला स्तर है या कारखाना स्तर है उसके सिद्धांत दिए, जबकि फेयोल ने ऊपरी स्तर और प्रबंधकीय स्तर के सिद्धांत दिए। तो अपोजिट हो गया, संगठन का जो निचला या कारखाना स्तर है उसके सिद्धांत दिए, जबकि फेयोल ने ऊपरी या प्रबंधकीय स्तर पर सिद्धांत दिए। टेलर ने श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर बल दिया कि श्रमिकों की कार्यकुशलता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, टेलर ने इस पर बल दिया। फेयोल ने प्रबंधकीय अधिकारियों को दक्ष बनाने पर जोर दिया कि प्रबंधकीय अधिकारी जो है वो अधिकतम दक्ष हो, इस पर बल दिया। टेलर के सिद्धांत प्रायोगिक वैज्ञानिक विधियों पर आधारित थे, प्रायोगिक, जबकि इसकी व्यक्तिगत अनुभव व कल्पना पर आधारित थे। दृष्टिकोण तकनीकी उन्मुख था। दृष्टिकोण कैसा था, तकनीकी उन्मुख था, जबकि इसका प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण था। सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधियों की खोज की, सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज की। श्रमिकों के शिक्षण प्रशिक्षण पर बल दिया। संगठन के प्रत्येक स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण पर बल दिया, यानी इससे निचले स्तर जो है उसके शिक्षण प्रशिक्षण पर बल दिया। आदेश की एकता में अविश्वास कार्यात्मक फॉरमैनशिप दिया। आदेश की एकता और निर्देश की एकता का सिद्धांत दिया। तो इस तरह से जो है आप सब लिख सकते हैं।
ये हो गया विभेद और समानता दोनों ही हो गई हैं। इसको आप और एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई और पॉइंट्स पता है तो और भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आई होप आज के प्रश्न आपको और उनके उत्तर आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।